गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व में तीसरा अध्याय, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है। बच्चों, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप लोगों ने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ा था तो उसमें एक वक्तव्य पढ़ा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। ये कथन मेटरनिक का था और देखा जाए तो ये कथन इस भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण पर बिल्कुल फिट बैठता है। वैश्वीकरण की जो बात हो रही है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने बताया, और इस प्रक्रिया में सभी स्तरों पर वैश्विक संचार बढ़ता है, यानी एक देश का दूसरे देश से संपर्क बढ़ता है और पूरे विश्व के लोग साथ में मिलकर एक समाज बनाते हैं, एक साथ कार्य करते हैं और इस तरीके से पूरे विश्व में एकरूपता का विकास होता है। इस प्रक्रिया में एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है और लोगों के बीच जो दूरियां होती हैं वो घट जाती हैं। जैसे देख लीजिए, भारत में सूती कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, कपास की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आखिर जो सूती कपड़े बनते हैं वो बाज़ारों में जाके बिकते भी तो हैं। तो क्या सारे कपड़े हमारे ही देश में बिकते हैं? नहीं ना। इसका हम दूसरे देशों में भी भेजते हैं और उन देशों से और भी सामान हम अपने देश में मंगाते हैं और इस तरह से हमारा व्यापार चलता रहता है। तो बच्चों, एक तरीके से देखा जाए तो वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक क्षेत्र में किया गया है। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास और लोगों के आवाजाही को समझना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच आपसी व्यापारिक संबंध थे, इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इसके अलावा भी आप लोग को याद होगा कि भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी। तो देखा जाए बच्चों तो 15वीं शताब्दी के आसपास नए नए देशों की खोज प्रारंभ हो गई थी और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए तरह तरह के साधन बनाए गए थे। जब साधन हमारे पास उपलब्ध हो गए तो हमारे देश या दूसरे देशों के नाविक या यात्री थे वो आना जाना शुरू कर दिए, और जब आना जाना शुरू हो गया आपस में, तो धीरे धीरे हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार, धर्म सबका क्या हुआ? आदान प्रदान शुरू हो गया। और यही तक नहीं सीमित रहा, हमें सिर्फ धर्म, विचार और संस्कृति का ही आदान प्रदान नहीं हुआ, कभी कभी हमें जो है कीटाणु और बीमारियां भी साथ में मिली हैं। अगर हम बीमार हैं और दूसरे देशों में यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ बीमारी भी जाएगी और उस बीमारी से वहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे। इसके कई उदाहरण भी हैं, अभी मैं जब आगे बढ़ूँगी तो आपको समझाऊँगी। बच्चों, वैश्वीकरण एक आर्थिक पद्धति है जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है। इसके अंतर्गत विश्व के अनेक देश अपने व्यापार, काम व पारस्परिक ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से एक सूत्र में बंध जाया करते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था व विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया है और इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक स्तर पर होता है,
लेकिन बाकी स्तरों पर भी कुछ न कुछ इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता ही है। अगला हमारा टॉपिक है आधुनिक युग से पूर्व का विश्व। बच्चों, अभी मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता से पश्चिमी एशिया के व्यापार के साक्ष्य, सुमेरिया सभ्यता जो मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, 3000 ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं। और इस इलाके को आजकल हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। जब व्यापार और आना जाना शुरू हुआ तो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें हम पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और ये सारी कौड़ियाँ जो हैं चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच गई थी। और देखा जाए तो भारत में भी पहले अगर आप ध्यान देंगे तो पैसे को या सिक्के को कौड़ी ही कहा जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि ये मालदीव के समुद्र से प्राप्त कौड़ियाँ थीं। इस तरह से देखा जाए तो उस समय के व्यापारी अपने साथ बहुत सी वस्तुएं, धन, विचार, कौशल, मूल्य और तरह तरह की खोजें अपने साथ लेकर जाते थे। और लगभग 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट भी कहा गया, ये हमारा अगला टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे सिल्क मार्गों का विकास हुआ था और सिल्क मार्गों में कौन कौन से देश शामिल थे। बच्चों, ये चित्र आप ध्यान से देखिए। ये रेशम मार्ग है। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 लाइनें हैं, एक रेड और एक ब्लू। और इन लाइनों के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि किस तरह से देश आपस में व्यापारिक संबंधों से जुड़े हुए थे। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का समूह था। और आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच जो आपस में संपर्क हुए थे, उनका सबसे अच्छा उदाहरण भी था। सिल्क मार्ग, इसका नाम सिल्क मार्ग क्यों पड़ा? क्योंकि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बहुत महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। सिल्क मार्ग का सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग था, जो चीन से होकर मध्य एशिया, फिर यूरोप और फिर भारत तक जाता था। सिल्क रूट का चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब व प्राचीन रोम की महानतम सभ्यताओं पर विशेष असर पड़ा था। रेशम मार्ग के द्वारा चीन से रेशम के अलावा चीनी पॉटरी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया के और देशों में पहुंचते थे। चीनी पॉटरी आप लोग समझ रहे होंगे, जो चीनी मिट्टी के पॉट्स होते हैं उन पर एक अलग अलग तरीके से नक्काशी की गई रहती है, इसी को चीनी पॉटरी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन से रेशम के जहाज़, भारतीय मसाले व वस्त्र, यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए। जब भारत या किसी भी देश के यात्री व्यापार करने जाते थे तो वापस में लौटते समय अपने साथ सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं भी ले आया करते थे। व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों ही साथ साथ चलता रहा। जहां सोने और चांदी या वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, उसके साथ साथ ही ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषा, विचारधारा, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतू जातियाँ और बीमारियाँ भी फैली। एक देश से दूसरे देश में जाने पर इन सभी चीज़ों का आपस में आदान प्रदान हुआ। इन्हीं मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियाँ और मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की थीं। बच्चों, अगला टॉपिक है भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सोच रहे होंगे कि भोजन की यात्रा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्पैगेटी और आलू
क्या इनका क्या कहानी है। बच्चों, मैंने बताया था कि जब व्यापार होने लगा और यात्री एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, तो जैसे सभी सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हुआ, वैसे भोजन के क्षेत्र में भी ये आदान प्रदान चला। कुछ देशों ने हमारे यहाँ से कुछ भोजन के तरीके सीखे और कुछ हम लोग ने भी बाहर के देशों से सीखे थे। आइए जानते हैं कि क्या क्या आपस में सीखा हम लोगों ने। जब भी व्यापारी या मुसाफिर जो होते थे किसी नए देश में जाते थे, तो जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज भी बो आते थे और कुछ बीज अपने साथ भी ले आया करते थे। और इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं उनको बनाने का तरीका जो आज हम और आप बनाते हैं, चाहे वो इटालियन हो चाहे वो चाइनीज़ हो, तो एक तरीके से ये हमारे आने जाने या हमारे परस्पर संबंधों से ही हमें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। नूडल्स और स्पैगेटी पास्ता का ही उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जैसे नूडल्स चीन से पश्चिम में और वहाँ उससे स्पैगेटी का जन्म हुआ। पास्ता अरब यात्रियों के साथ इटली के सिसिली द्वीप, पहले सिसिली पहुँचा और सिसिली द्वीप इटली में ही है, वहाँ पर पहुँचा। और इस तरह से देखा जाए तो हमारे आपस के संबंधों में भोजन का भी आदान प्रदान हुआ और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे देख लीजिए, जब तक कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी, तब तक हम किन किन चीज़ों से परिचित नहीं थे। जैसे देखिए, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्ची, चुकंदर, इन सारे सब्जियों का परिचय हमारे देश में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद शुरू हुआ। ऐसा भी होता है कि कई बार नई फसलों के आने से हमारे रहन सहन के स्तर में या हमारे जीवन जीने के तरीक़ों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ही हुआ यूरोप के गरीबों के साथ। आलू से परिचय होने के बाद यूरोप के निर्धन वर्ग था उनका, वो ढंग से भोजन करने लगे और जब ढंग से भोजन करने लगे तो उनकी औसत आयु बढ़ गई और उनका थोड़ा सा जीवन जीने का स्तर भी बढ़ गया था। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, आयरलैंड का। आयरलैंड के जो गरीब थे वो आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में आलू की फसल किसी बीमारी के कारण ख़राब हो गई थी, जिस कारण से आयरलैंड में भयानक आलू अकाल पड़ा था। और ये संभवतः 1845 से 49 के बीच की घटना है। और जब आलू पर ही वहाँ के लोग आश्रित थे, तो लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि खाने को ही नहीं मिल रहा था। आलू ही उनका मुख्य भोजन था, वही उनके जीने का एक आधार बना हुआ था। बच्चों, ये पिक्चर आप देखिए, इसमें जो चित्र बना हुआ है, फसल कट जाने के बाद जो बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में कुछ बच्चे जो है खेत की मिट्टी खोद रहे हैं। और जब आलू अकाल पड़ा तो काम की तलाश में बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। अगला टॉपिक है हमारा विजय, बीमारी और व्यापार। लगभग 16वीं सदी में यूरोपीय नागरिकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया था, और जिससे आधुनिक युग से पूर्व का विश्व छोटा हो गया था। मतलब दुनिया छोटी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि आना जाना बहुत आसान हो गया था। बच्चों, कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ और जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्तों में एक अहम बिंदु था और इस इलाके का भारी महत्व था। लेकिन यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी थी। जब भारत में यूरोपीय व्यापारी आए तो एक तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता गया और भारत का व्यापार अन्य यूरोपीय देशों के साथ बढ़ने लगा था। बच्चों, अमेरिका की खोज से पूर्व उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। मतलब जब तक कोलंबस ने अमेरिका को खोजा नहीं था, तब तक अन्य देश अमेरिका के विषय में कुछ नहीं जानते थे।
16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेन ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। इन्होंने पेरू और मेक्सिको की खानों में पाई जाने वाली कीमती धातु जैसे चांदी ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की और उसका व्यापार एशिया तक बढ़ा दिया था। इसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो मैं बताने जा रही हूँ। स्पेनिश सेनाओं ने चेचक जैसे बीमारी के कीटाणुओं से अमेरिका के लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया। जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिका का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था जब तक कि उसकी खोज नहीं हुई थी। तो जब ये चेचक जैसी भयंकर बीमारी उस देश में जाती है या प्रवेश करती है वहाँ के रहने वाले लोगों के शरीर में, तो चूँकि ये दुनिया से बहुत अलग थलग थे, तो इन लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया था कि ये चेचक जैसी बीमारी से लड़ सकें। चेचक उस स्थान पर एक मारक बीमारी साबित हुई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई थी और जहाँ पर यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे थे। एक तरीके से इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला था। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया और ये जो घुसपैठिए थे इनको ये लग गया था कि चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो कोई उस समय दवा काम कर नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना शुरू कर दिया और हजारों यूरोपीय जो थे अमेरिका चले आए और अफ्रीका में उस समय यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव भी हो रहे थे और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड भी दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। अभी मैंने आपको बताया था 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को यूरोपीय बाज़ारों में कपास और चीनी उत्पाद के कार्य में लगा दिया गया था। इसके आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत का एशियाई व्यापार पर दबदबा था, लेकिन 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। बच्चों, 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी थी। नए नए तरह के विदेशी संबंध भी आपस में देशों के बने थे। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हुई थी और उनमें क्या क्या परिवर्तन आए थे। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहला था आपका वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह। ये क्या है? 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा है आपका श्रम प्रवाह। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है आपका पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह क्या है? जिससे कम या ज़्यादा समय के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। देखा जाए बच्चों तो ये तीनों ही तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। जैसे वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर ज़्यादा शर्तें और फाउंडेशन लगाई गई थी। फिर भी इन तीनों को एक साथ ही रखकर देखा जाता था और इस तरह से वैश्वीकरण या विश्व की नई अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ था।
विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, ये हमारा अगला टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि 19वीं शताब्दी तक आते आते अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ गए थे। आइए हम देखते हैं कि वो परिवर्तन कौन कौन से थे। कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव। बच्चों, ये बिल्कुल अलग तरह का टॉपिक है और मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्न लॉ क्या था और इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी, जिस कारण से देश में भोजन की मांग बढ़ गई थी। जैसे जैसे वहाँ के शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी थी। कृषि उत्पाद महंगे भी हो चले थे और दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। कॉर्न मीन्स मक्का। और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ब्रिटेन सरकार ने मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा गया है। जब कॉर्न लॉ लागू किया गया, इसके बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक हो गया, जिससे गरीब जनता को भोजन प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन लोगों के मन में इसके लिए बहुत ही आक्रोश भरा हुआ था और नगरों में रहने वाले उद्योगपति और जो बड़े संभ्रांत लोग थे इस कॉर्न लॉ के लागू होने से बहुत अप्रसन्न थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया जाए और जो खाद्य पदार्थों का आयात है उसको शुरू किया जाए। इन सब कारणों से ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया और कॉर्न लॉ के समाप्ति के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती दरों पर आयातित होने लगा था। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी। वे कार्यों की तलाश में शहर आ गए और या तो फिर उन शहरों से पलायन करके दूसरे देशों में जाने लगे थे। बच्चों, आइए अब हम चर्चा करेंगे कि कॉर्न लॉ के उन्मूलन के क्या क्या प्रभाव हुए और ब्रिटेन की आर्थिक दशा किस तरह से बिगड़ती जा रही थी और औद्योगिकरण की स्थिति में उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। बच्चों, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई थी तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया था और इसके क्या क्या प्रभाव हैं देखिए। पहला है, औद्योगिक वृद्धि होने से आय में वृद्धि हुई और भोजन की मांग बढ़ गई थी क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई थी। दूसरा है, पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ज़मीनों को साफ करके खेती करने लगे थे। क्योंकि जो है हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ये किया गया, खाद्य पदार्थों की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी क्योंकि ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों व प्रबंधन की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि लोग दूसरे इलाकों से आ रहे थे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी आवश्यक थी। पांचवा है आपका पूंजी और श्रम की आवश्यकता। जब इतने कर्मचारी आ रहे थे, उनके लिए घर या बस्तियां बसाने की जो बात हो रही थी, तो इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ती। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। यानी इसको एक तरीके से श्रम का प्रवाह कह सकते हैं। श्रम का प्रवाह होने लगा। श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे थे। 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। इस घटनाक्रम के साथ ही
स्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मीलों दूर से भी आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूरों से भी करवाया जा रहा था जो हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और ऐसे खेतों में काम कराकर उनसे उपज बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। बच्चों, इस तरह का ये नाटकीय बदलाव हम अपने देश पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता था, और इस तरह से देखा जाए तो कृषि भूमि में सिंचाई के ने पंजाब को पूरी तरीके से रूपांतरित कर दिया। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, लेकिन इस तरह के कई परिवर्तन हुए थे, जैसे कपास के उत्पादन के क्षेत्र में, क्योंकि रबड़ के उत्पादन के क्षेत्र में, विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी, और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों का था। तकनीक की भूमिका, ये टॉपिक है बच्चों। रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव थे और इन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन भी पूरे विश्व में लाए। आइए बच्चों, औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार हुए थे। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी थी, बोगियों का भार कम किया गया था, जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया, और किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में भी कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जाने लगा। इसी में एक उदाहरण है मांस उत्पाद का व्यापार। बच्चों, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत जगह घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाया करते थे, या बहुत जो हैं बीमार भी पड़ जाया करते थे। इस वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। लेकिन रेफ्रिजरेशन की तकनीक के विकास के बाद इसमें परिवर्तन आया और जल्दी ख़राब होने वाले चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जाने लगा। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा था। इस तरीके से यूरोप में मांस के दाम गिर गए और गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी थी, जीवन स्थिति सुधर गई थी, तो देश में शांति भी स्थापित हो गई थी। बच्चों, ये चित्र देखिए, और इसमें आप देख रहे हैं कि जलपोतों पर मांस को लादा जा रहा है, और इन जहाज़ों पर रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था थी, इसलिए मांस को आराम से दूसरी देशों में ले जाया जाने लगा था। अगला टॉपिक है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। बच्चों, मैंने बताया था कि व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और बाज़ार भी तेज़ी से फैलने लगे थे, जिसके कारण एक तरीके से विश्व के सारे देश संपन्न हो रहे थे, अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश औपनिवेशिक शक्तियाँ बन गए थे, और इन देशों ने अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश भी की, और 1885 में लगभग आपस में इन देशों ने अफ्रीका के कई देशों को लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। अभी मैं आपको अफ्रीका का मानचित्र दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि औपनिवेशिक अफ्रीका का स्थिति क्या थी, कैसे
इन यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया था। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि चारों तरफ ऐसे पतली पतली लाइंस बनी हुई हैं और इन्हीं लाइंस के आधार पर ये पता चलता है कि समृद्ध यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के कई हिस्सों को अपने तरीके से आपस में बांट लिया था। इस तरह देखा जाए तो 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी और औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हो गया था। अमेरिका ने भी 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में अपनी औपनिवेशिक ताकत बढ़ा ली थी। इस तरीके से देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद अपने चरम पर था। बच्चों, आज यहीं तक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।